Hi Praful, this is video number 2 of CVS Pharmacology. This time I'm going to help you with a topic called as digoxin. ये वीडियो ध्यान से देखना है. इस वीडियो के एंड में आपको मुझे मैसेज करके बताना है कि इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं है, या अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना है ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं. कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में पॉज कर करके लिख के बाय हार्ट करनी है. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या बाय हार्ट करना है. सबसे पहली चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है, हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है जिसके 4 चेम्बर्स होते हैं और उसमें 2 मेन टाइप के फाइबर्स होते हैं. एक फाइबर कंडक्शन करवाने वाले, दूसरा फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले. दोनों फाइबर्स के कुछ 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में मैं आपको एनलाइटन करना चाहूँगा. बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये. हमारे हार्ट के मसल्स इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं. मसल्स भी और एसए नोड एवी नोड दोनों. जो हमारे मसल्स हैं उसका एक्शन पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से दिखता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है फेज 4. जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा तो फेज 0 चालू होगा. फेज 0 में सोडियम सेल के अंदर आता है. ये फेज 0 इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो +52 मिलीवोल्ट्स तक पहुंच जाता है. 52 मिलीवोल्ट्स आते ही सोडियम चैनल्स हो जाते हैं बंद और पोटेशियम चैनल्स हो जाते हैं ओपन. पोटेशियम चैनल्स ओपन होने के वजह से सेल के अंदर का पोटेशियम जाता है बाहर. पोटेशियम पॉजिटिव है कि नहीं? तो पॉजिटिविटी बाहर गई तो सेल के अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी. इसका ही नाम हमने दिया है इनिशियल रिपोलराइजेशन या फेज 1. सरप्राइजिंगली फेज 1 की शुरुआती कुछ मिली सेकेंड्स ही हुए होंगे कि कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं. ये कैल्शियम चैनल्स सेल्स के अंदर कैल्शियम को लेके आते हैं. आप इमेजिन करो, पॉजिटिव बाहर भी जा रहा है, पॉजिटिव अंदर भी आ रहा है. इसीलिए एक प्लेटो फेज या फेज 2 आ जाता है. प्लेटो फेज में कैल्शियम आ रहा है अंदर और पोटेशियम जा रहा है बाहर. फेज 2 के एंड तक कैल्शियम का अंदर आना बंद हो जाता है पर पोटेशियम बाहर जाना चालू रखता है. नेगेटिविटी बढ़ जाती है एंड जब वापस -96 पे पहुंचता हो तो कुछ ऐसा होता है कि बाहर से अंदर आया हुआ सोडियम वापस बाहर फेंका जाए. अंदर से बाहर गया हुआ पोटेशियम वापस अंदर लिया जाए और बाहर से अंदर आया हुआ कैल्शियम वापस बाहर फेंका जाए. अब ये तो हो गया मसल फाइबर्स के बारे में. इसके अलावा हमारे पास एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस, परकिंजी फाइबर्स हैं. उनके पास कोई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता. उसके पास ऑटोमेटिक डीपोलराइजेशन होता है. उनका फेज 4 इज कैरेक्टराइज्ड बाय लीकी सोडियम चैनल्स. बिना किसी रीज़न के सोडियम अंदर आने लगता है. पहले वाले डायग्राम में मैंने बोला इम्पल्स आया उसके बाद एक्शन पोटेंशियल चालू हुआ. यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं एवे ही फेज 4 फेज 0 में चला गया. कोई रीज़न ही नहीं था, ऐसे ही चला गया. क्लियर? इसके वजह से पॉजिटिविटी बढ़ती गई. सोडियम खुल गया ना, सोडियम चैनल, सोडियम अंदर आ रहा है. सोडियम अंदर आएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी. पॉजिटिविटी बढ़ती रहती है. फायरिंग थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं. जब फायरिंग थ्रेशोल्ड में पहुंचते हैं ना तो सडनली कैल्शियम अंदर आना चालू हो जाता है. एसए नोड का डीपोलराइजेशन कैल्शियम की वजह से है. फिर वही पॉजिटिविटी हो जाती है. यहाँ पे प्लेटो नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली फेज 3 आ गया. तो फेज 0 है, फेज 3 है, फेज 4 है. 0, फेज 3, फेज 4 और फेज 4 में भी लीकी सोडियम चैनल्स हैं.
फिर वही करना है, बैलेंस आउट करना है, जो अंदर से बाहर पोटेशियम गया था उसको वापस अंदर लेके आओ, जो बाहर से अंदर सोडियम और कैल्शियम आया उसको रीबैलेंस करो, वापस सेम प्रोसेस चालू हो जाएगा। ऐसा है इम्पल्स जनरेशन। कंडक्शन का मतलब होता है मेम्ब्रेन जो है वो आए हुए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे पास ऑन करती है। क्लियर ना? आप समझदार हो, आपको अगर मैं ये डायग्राम निकाल के बताऊं और बोलूँ देखो मेरे पास दो टाइप के फाइबर्स है, एक फाइबर ऐसा एक्शन पोटेंशियल को पास करता है, दूसरा ऐसा एक्शन पोटेंशियल को पास करता है, मुझे बोलो इसमें से कौन सा फाइबर जल्दी जल्दी एक्शन पोटेंशियल पास करता होगा, फाइबर ए की फाइबर बी? आप तो सही जवाब देने वाले हो, बोलोगे फाइबर बी, क्योंकि ये देखो कितना फटाक से फाइबर को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है। इसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना फास्टर कंडक्शन होगा, और स्लोप जितना कम होगा उतना इम्पीडेड कंडक्शन होगा। अगर आपको हार्ट रेट को स्लो करना है ना तो आपको स्लोप घटाना है, और अगर आपको हार्ट रेट बढ़ाना है तो स्लोप को भी बढ़ाना होगा। इसे कंडक्शन कहते हैं। पर्किंजे फाइबर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सिर्फ गेट रीजन में, मतलब जहाँ पे पर्किंजे फाइबर्स कार्डियक मसल्स को टच करते हैं वो रीजन में कभी भी उतना स्पीड नहीं होगा। सो पर्किंजे फाइबर्स बहुत फास्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है अगर हमने स्टिमुलस दिया तो हार्ट के मसल्स एक्साइट होते हैं, पर एक्साइट एवे ही नहीं होते, स्पेसिफिक टाइम में होते हैं जब एक्शन पोटेंशियल के बीच का हम टाइम कैलकुलेट करें। तो एक ऐसा समय मसल में होता है जहाँ पे आप कितना भी उसको स्टिमुलेट करो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं देगा। इसी पीरियड का नाम है ERP या इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस पीरियड में हमारा हार्ट इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा। एंटी अरिदमिक ड्रग्स जो मैंने आपको अरिदमिया वाले वेबिनार में बताया है वो ERP बाय एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, APD मतलब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, उसको बढ़ाएगा। अगर आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपकी तरफ पास ऑन करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज आयोनोट्रोपी। आयोनोट्रोपी का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ड्रोमोट्रोपी स्पीड ऑफ कंडक्शन। क्रोमोट्रोपी, क्रोनो का मतलब टाइम, तो कितना फास्ट ऐसे नोड फायर कर रहा है, कितना जल्दी इम्पल्स फॉर्म हो रहा है, कितना हार्ट रेट है वो। एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड लूसियोट्रोपी, हार्ट रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। बाथमोट्रोपी का मतलब होता है एक्साइटेबिलिटी। सी, इन 4 वर्ड से आपको 5 वर्ड से ये समझ में आना है कि हार्ट की हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग है। जस्ट बिकॉज किसी का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है डज नॉट मीन स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा है। ओके अगर किसी का स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है कि नहीं? रेट 72 टाइम्स पर मिनट हो सकता है। इट्स लाइक आप तेरना से आते हो भांडुप की तरफ, ठाणे को आप चेंज करते हो ट्रेन, समझो। जब ये मैं बोलता हूँ रेट क्रोनोट्रोपी, मैं बोल रहा हूँ घंटे में 8 ट्रेन है आपके कॉलेज की तरफ जाने वाले, दैट इज़ क्रोनोट्रोपी। अब आपकी ट्रेन 25 मिनट में आपको आपके स्टेशन तक पहुँचाती है, 15 मिनट में पहुँचाती है, या 2 घंटे में पहुँचाती है, ये तो आपका क्रोनोट्रोपी हुआ ना भैया, है कि नहीं? सॉरी, ड्रोमोट्रोपी हो गया ना, स्पीड ऑफ कंडक्शन, राइट? अच्छा, स्पीड ऑफ कंडक्शन डज नॉट रियली मीन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स कंप्लीटली अलग चीज़ होता है।
और एक्साइटेबिलिटी कम्प्लीटली अलग चीज़ होता है। तो ये सारे फैक्टर्स ना अलग अलग है, ये समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। मेन टॉपिक जो अभी मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द हार्ट, इज़ डिगॉक्सिन। और अगर डिगॉक्सिन ठीक से समझ के लेना है, क्योंकि मैकेनिज़्म पे ही मार्क्स मिलते हैं भैया, बाकी कहीं पे मार्क्स नहीं है डिगॉक्सिन के। डिगॉक्सिन का मैकेनिज़्म मालूम होना चाहिए और साइड इफ़ेक्ट्स मालूम होने चाहिए, बाकी डिगॉक्सिन में कुछ खास है नहीं। तो डिगॉक्सिन अगर समझ के लेना है तो पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है ये समझ के लेना है। तो चलो शुरू करते हैं हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट पे आया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मसल के सेल तक आएगा तो इसके वजह से फेज़ 0 होगा, है कि नहीं। फेज़ 0 में सोडियम अंदर आएगा, फिर फेज़ 1 होगा, पोटाशियम बाहर जाने लगेगा। पर उसके बाद क्या होता है, फेज़ 2 प्लाटो फेज़। प्लाटो फेज़ में क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है। क्यों अंदर आता है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल गए हैं। अब ये बाहर से जो आने वाला कैल्शियम है ना प्लाटो फेज़ के टाइम पे, ये अकेला काम नहीं करता। अंदर आया हुआ ये कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर के राइनोडिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। अब ये रिसेप्टर एक्चुअली एक चैनल है। जैसे ही कैल्शियम इस रिसेप्टर को टच करेगा, चैनल खुल जाएगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो भी कैल्शियम है वो आएगा बाहर। मतलब बाहर से आने वाला कैल्शियम, सेल के बाहर से आने वाला कैल्शियम ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के कैल्शियम को एग्जिट करवाया। इसी को दूसरा नाम दिया गया है कैल्शियम स्पार्क। ये कैल्शियम स्पार्क इम्पॉर्टेंट क्यों है मालूम है, क्योंकि ये जाएगा आपके एक्टिन और मायोसिन के पास। याद करो फर्स्ट ईयर में जब भी आपको एक्टिन मायोसिन के बारे में पढ़ाया गया था, आपको बोला गया था कि कैल्शियम जब ट्रोपोनिन को चिपकता है, कैल्शियम जब ट्रोपोनिन को चिपकता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। वही तो करना है भैया, कैल्शियम ट्रोपोनिन को चिपकेगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी चलो हार्ट ने कर लिया कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कैसे करवाना है, उल्टा प्रोसेस। जो भी कैल्शियम ट्रोपोनिन को चिपका था वो ट्रोपोनिन से सेपरेट होगा। फिर ये कैल्शियम हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालेंगे। कितना कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालेंगे, जितना स्टेप नंबर 4 में हमने रिलीज़ किया था उतना कैल्शियम हम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालेंगे। इसके लिए एनर्जी लगेगा, एटीपी लगेगा। पर हमने तो कहा था कि पहले कैल्शियम बाहर से आया। स्टेप नंबर 2 में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुले थे ना, तो कैल्शियम बाहर से भी आया है। इस कैल्शियम को बाहर फेंकना वापस ज़रूरी है और उसी के लिए हमारे पास है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। अब सोडियम के साथ अगर एक्सचेंज करना है तो पहले सोडियम को बाहर जाना चाहिए ना, तभी सोडियम अंदर आएगा तो कैल्शियम बाहर जाएगा, है कि नहीं। एक्सचेंज ऑफर है ना, कैल्शियम को अगर बाहर भेजना है तो सोडियम को अंदर लेना है, और अगर सोडियम को अंदर लेना है तो सोडियम बाहर ज़्यादा चाहिए। उसके लिए ही तो हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है भैया। और ऐसे 10 स्टेप्स के मदद से हमारा हार्ट स्मूथली कॉन्ट्रैक्ट और स्मूथली रिलैक्स करता है। अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो डिगॉक्सिन वाला चैप्टर आपको वैसे ही समझ में आ गया। डिगॉक्सिन केम फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड एज फॉक्सग्लव या डिजिटालिस। ये ऐसा प्लांट था जिसको खाने के बाद हार्ट रेट तो घटता है पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। हार्ट रेट कैसे घटा, क्योंकि डिजिटालिस वेगस के ऊपर काम करके वेगस का एक्शन बढ़ाता है। वेगस तो पैरासिम्पैथेटिक है, इसलिए हार्ट रेट कम हो जाता है। ये एसए नोड और एवी नोड का एक्शन कम करता है।
This particular table might be really helpful to you in the long run. I highly recommend you pause it and you take down this table कि ऐसे नोड के ऊपर थेराप्यूटिक डोज में क्या काम होता है और टॉक्सिक डोज में क्या काम होता है. कंपलसरी नहीं है पर करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए. ये थोड़ा सा वासो कंस्ट्रिक्टर है, सिस्टोलिक बीपी को थोड़ा सा बढ़ाता है एंड डायस्टोलिक बीपी को थोड़ा सा कम करता है. बीपी बढ़ने की वजह से किडनी तक खून अच्छे मात्रा में पहुंचता है और किडनी में खून अगर ठीक तरीके से जाएगा तो डेफिनेटली डायूरेसिस होगा. थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको स्टिम्युलेट करता है जिससे उल्टी हो सकती है. थोड़ा ब्रेथलेसनेस, थोड़ा सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, थोड़ा मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन can happen at high doses only, not at standard dose. कैसे काम करता है ये स्टेप नंबर 10 को ब्लॉक करता है. आप सोचोगे ये स्टेप नंबर 10 ब्लॉक करके क्या बड़ा तीर मार लिया. लेट मी एक्सप्लेन. इमेजिन दिस इज हैपनिंग. एक्शन पोटेंशियल आया रेगुलर जैसा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुला, बाहर से कैल्शियम अंदर आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुल गया, उसके अंदर से कैल्शियम बाहर आ गया. हम कैलकुलेशन करते हैं, चलो कन्वीनियंस के लिए समझो बाहर से 10 कैल्शियम आए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 100 कैल्शियम बाहर आए. तो कैल्शियम जब स्पार्क हुआ तो टोटल कितने कैल्शियम मॉलिक्यूल्स थे? 110 है कि नहीं. 110 मॉलिक्यूल्स ने कर दिया बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन, कॉन्ट्रैक्शन हो गया. अब का चालू करते हैं रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन के टाइम पे ये 110 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स ट्रोपोनिन से होंगे सेपरेट. कैल्शियम एटीपी चैनल 100 मॉलिक्यूल्स को डालेगा वापस अंदर एंड जो बचे हुए 10 है वो एक्सचेंजर से जाने चाहिए बाहर. पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सचेंजर को काम अगर ठीक से करना है तो बाहर सोडियम होना ज़रूरी है और वही काम तो हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कर रहा है. अगर इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देंगे तो शायद 10 के 10 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के बाहर ना जा पाए. समझ में आया बात ना. अगर हमने सफिशिएंट सोडियम को बाहर नहीं डाला तो सोडियम अंदर कैसे आएगा, और सोडियम अंदर नहीं आएगा तो सारा कैल्शियम बाहर कैसे जाएगा. और अगर सारा कैल्शियम बाहर नहीं गया तो समझो 8 ही कैल्शियम मॉलिक्यूल्स बाहर गए समझो. तो साइटोप्लाज्म में अभी भी 2 बच गए ना भैया. तो ये 2 को हम डाल देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. इसका मतलब अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 100 कैल्शियम नहीं है, 102 कैल्शियम. अब दूसरी बार हार्ट बीट कर रहा है, दूसरी बार हार्ट बीट करेगा, वापस कैल्शियम चैनल खुलेगा, वापस बाहर से 10 अंदर आएंगे. पर अभी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 102 मॉलिक्यूल्स आएंगे, टोटल हो गया 112. 112 मॉलिक्यूल्स ने किया कॉन्ट्रैक्शन. लॉजिक 110 कैल्शियम के कंपैरिजन में 112 बेटर है ना. तो कॉन्ट्रैक्शन एकदम मामूली क्यों ना हो पर थोड़ा सा तो बेटर हुआ. रिलैक्सेशन के टाइम पे वही सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ 8 मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकेंगे, 2 फिर भी वापस रह जाएंगे, वापस ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 104 मॉलिक्यूल्स हो गए अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. थर्ड बीट के टाइम पे वापस 10 कैल्शियम बाहर से आए, 104 अंदर आ गए, टोटल हो गया 114. 114 का कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं लगता क्या 110 के कंपैरिजन में बेटर है? सी हम रेट को कुछ कर ही नहीं रहे, रेट का कुछ है ही नहीं हमें. हार्ट रेट कितना भी हो, हर टाइम हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लोड हो जाएगा, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन बेटर होगा और बेटर होगा और बेटर होगा. ऐसे करते 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 हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल 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 होते जाएगा. ये एक पुराना क्वेश्चन पूछा जाता था, डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन में डिफरेंस बताइए. हमारे नए टेक्स्ट बुक में ये आंसर अवेलेबल नहीं है. प्लीज़ pause this video, copy this down and let me know if you have any doubt. Digoxin is the drug of choice for heart failure.
हार्ट फेलियर में हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है कि नहीं, हम पंप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। रेट नहीं बढ़ाना है भैया, पहले ही हार्ट थका हुआ है, फोर्स बढ़ाओ, कैल्शियम को जमा करो सेल के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम, जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि दवाई अगर अभी ली तो तुरंत कुछ नहीं होगा, 7, 8, 10 दिन लगते हैं पहले अच्छे सिम्टम्स रिकवर होने के लिए। जो लगता है ना टाइम, वो 7, 8, 10 दिन का है। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, वो रुकते नहीं हैं 7-10 दिन के लिए, डबल ट्रिपल ड्रग्स खुद से ही खा लेते हैं, और फिर हो जाता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट डिगॉक्सिन के 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कार्डियक, जिसमें वो नोजिया वॉमिटिंग वगैरह आएगा, और कार्डियक, जिसमें सारे टाइप के अरिदमियाज हो सकते हैं। अब आपको ना ये बाय हार्ट करने हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अभी है तो है, रियली कोई लॉजिक नहीं है, तो बाय हार्ट कर लो जितना कर सकते हो उतना। आपको ट्रीटमेंट क्या करनी है? अगर टैकी अरिदमिया है तो पोटाशियम क्लोराइड देना है, वेंट्रिकुलर अरिदमिया है तो लिडोकेन देना है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो प्रोप्रानोलॉल देना है, और अगर एवी ब्लॉक है, ये सारे अरिदमियास के टाइप है ना बेटा, तो हम एक एक का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, अट्रोपिन देना है। पर अगर कुछ भी काम ना करे तो हमारे पास डिजीबाइंड या डिगॉक्सिन इम्यून ग्लोब्युलिन, उसका FAB फ्रैक्शन है, FAB फ्रैक्शन, उसी का कमर्शियल नेम है डिजीबाइंड। वो हम दे सकते हैं। कभी भी कोई पूछे कि डिगॉक्सिन के टॉक्सिसिटी में क्या देना है, डिजीबाइंड नहीं बोलना बेटा प्लीज़। बोलना डिगॉक्सिन के टॉक्सिसिटी में सबसे पहले मैं डिगॉक्सिन का एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दूंगा, फिर मैं पेशेंट को एडमिट करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कौन से टाइप का अरिदमिया है, और मैं अरिदमिया को ट्रीट करूंगा। अगर फिर भी प्रोफेसर पूछे और क्या करोगे बेटा, और क्या करोगे, तब जाके डिजीबाइंड का नाम लेना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बाकी सब लोग तो डिजीबाइंड नाम से काफ़ी खुश हो जाते हैं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये बोलो मत? क्योंकि डिजीबाइंड एक ऑर्फन ड्रग है। ऑर्फन ड्रग का मतलब होता है, अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे और उसको बोलोगे पोटाशियम क्लोराइड दो, उसके पास अवेलेबल होगा, लिडोकेन दो, उसके पास अवेलेबल होगा, प्रोप्रानोलॉल दो, उसके पास अवेलेबल होगा, अट्रोपिन दो, अवेलेबल होगा। डिजीबाइंड अवेलेबल नहीं होगा, वो मंगवाना पड़ता है, वो बनवाना पड़ता है, वो बहुत कॉस्टली ड्रग है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में बात करके तो फ़ायदा है नहीं ना बेटा। इसके लिए आपको ये डिजीबाइंड लास्ट में बोलना है। अगर आपने डिगॉक्सिन वाले चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, mechanism of action of digoxin, side effects of digoxin and uses of digoxin कर लिए, which includes only 2 diseases, congestive heart failure and arrhythmias, तो आपका जीवन सफल है और ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना तो ठीक से कर लो। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आई विल हेल्प यू आउट विथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंड जब भी मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ाऊँगा ना, तो आपको मैं एक्चुअली पढ़ाने वाला हूँ ये, क्योंकि ये वाले जो ड्रग्स है ना, ये हमने ANS में किए हैं, ये वाले वीडियो नंबर 1 में किए हैं, सॉरी फॉर दैट, एंड ये वाला डायूरेटिक्स वाला चैप्टर में किया है। सो सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज बनता है। CVS बहुत सिंपल है अगर आपको पता है कैसे करना है। सो प्लीज़ सी टू दैट ये ठीक से आप आसानी से ख़त्म होने वाला टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन ना ले और फोकस्ड रहे, ठीक है। एंड देन विल गो ऑन टू एंटी अंजाइनल ड्रग्स। एंटी अंजाइनल ड्रग्स में भी सेम टाइप के मेडिसिन यूज होने वाले हैं, तो एंटी अंजाइनल ठीक से कर लो,
एंटी हाइपरटेंसिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर, next video, I will help you out with anti-anginal and anti-hypertensive as a combo package so that you can finish your pharmac in the next 2-3 days. Okay? कोई भी डाउट हो मुझे बिंदास मैसेज करके पूछ लेना, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। टेक केयर, बाय।